नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल और कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवां पहुंच गया है मेवात में। मेवात के बारे में मैं आपको बता दूं कि मेवात हरियाणा का मुस्लिम बहुल जिला है और इस जिले में तकरीबन 80% आबादी मुसलमानों की है। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने यहां की तीनों सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका दिया है। इतना ही नहीं, मेवात के अलावा 90 में से तकरीबन 78 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तो आज करनाल से अपना पर्चा भी दाखिल कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस में हालात जरा अलग हैं। कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं और कांग्रेस में सवाल यह उठ रहा है कि क्या कांग्रेस की कला टिकट बंटवारे की बीच में एक भारी रोड़ा बनकर साबित हो रही है। यह सवाल हम यहां मौजूद नुमाइंदों से भी पूछेंगे जो अलग अलग पार्टियों से है और यहां मेवात की जनता से भी पूछेंगे। मेवात के नूह से हमारे साथ इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए मौजूद है यहां की जनता। हो जाए एक बार शानदार ताली। देखिए कितनी भारी भीड़ है, बहुत ज्यादा लोग यहां पर मौजूद हैं और इस डिबेट में हिस्सा बनने के लिए आए हुए हैं सभी पार्टियों के नुमाइंदे, जिनमें सबसे पहले रूबरू करा दे बीजेपी की तरफ से रमन मलिक साहब यहां मौजूद रहेंगे और उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो बीजेपी यानी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनसे उठेंगे। कांग्रेस की तरफ से शाहिद हुसैन साहब और आईएनएलडी के अकबर अली, जबकि स्वराज अभियान की तरफ से रमजान चौधरी रहेंगे। जेजेपी के उम्मीदवार आने वाले थे लेकिन किसी कारणवश अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। तो चलिए बहस का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारा सवाल यह था शाहिद साहब कि क्या कांग्रेस की कलह टिकट बंटवारे में रोड़ा बन रही है? कांग्रेस की कोई कलह नहीं है। ये एक मीडिया जो बीजेपी की एक परिवार के रूप में अपनी भूमिका निभाने की कोशिश करता है। कोई कलह नहीं है, हम एक हैं और एक होकर हम बीजेपी को ध्वस्त करने के लिए। तंवर साहब तो ना मीडिया के हैं ना बीजेपी के हैं। तंवर साहब लगातार बोलते रहते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं। तंवर साहब हमारा साथी है, हमारा आदर्श है, हमारे पार्टी का अहम सदस्य है और उसके नेतृत्व में भी जो पार्टी के और दूसरे लोग हैं उनके नेतृत्व में हम बीजेपी को जमुना पार भेजने के लिए तैयार हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन अब ये बताइए कि जमुना पार भेजने के लिए जो उम्मीदवार उतारने हैं उन उम्मीदवारों को उतारने के लिए बामुश्किल 48 घंटे बाकी रह गए हैं। उसको कितना टाइम लगेगा? कब तक आएंगे उम्मीदवार? आज रात तक हमारे योद्धा मैदान में होंगे जंग के लिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि योद्धा मैदान में होंगे। बीजेपी से बहुत सारे सवाल होने हैं। मलिक साहब ये बताइए कि इनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि आपको यमुना पार भेजना है, उम्मीदवार अभी आए नहीं है, आप यमुना पार जाने से कैसे बचेंगे? देखिए, पहले तो इनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो जो 7 कांग्रेस के धड़े हैं उनमें से कौन से धड़े के हैं, क्योंकि तंवर साहब अलग चलते हैं, अजय यादव अलग चलते हैं, हुड्डा साहब अलग चलते हैं, शैलजा जी अलग चलती हैं और बाकी किरण चौधरी जी वगैरह वो सारे हैं और वो एक दूसरे की उतनी मदद करते हैं जितने एक दूसरे की पहले किसी ने मदद करी हो। तो वो तो इनका है। लेकिन अब मुसीबत की बात इनके लिए ये है कि बोलना बहुत सारा होता है, करना बहुत कम होता है, तो कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा। तो जवाब देने के लिए चीज नहीं है। आपके पास जवाब के लिए कुछ भी नहीं है। आप तो 7 धड़ों की पार्टी हैं। जनाब, हमारे यहाँ एक परिवार है और ये धड़ों की जो बात कर रहे हैं ना हमारा मलिक साहब, अभी मलिक साहब परिवार के 7 चूल्हे? बिल्कुल नहीं, एक ही चूल्हा है हमारा। रोटी भी उसी चूल्हे पे बनती है, सब्जी भी उसी चूल्हे पे बनती है। और ये जो मलिक साहब बात कर रहे हैं ना, इसके अहम नरवीर, विपिन गोयल, 20 इनके बड़े लीडर सड़कों पे हैं, जाके देख लो आप ही। अच्छा एक बात बताइए शाहिद जी, अगर एक चूल्हे पे रोटी बनती है तो खाने के लिए अलग अलग कोना क्यों पकड़ते हैं सब लोग? नहीं, एक दस्तरखान बिछता है हम लोगों का। आज हमारे जो पार्टी के बड़े प्रभु हैं, हमारे बड़े नेता हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कोई हरियाणा का मैनिफेस्टो बना रहा है एक कमेटी बनाकर, कोई सिकरिंग कमेटी की अपनी भूमिका निभा रहा है और एक चुनाव कमेटी है जो वो अपनी भूमिका निभा रही है। लेकिन भूमिका ही निभाएंगे या टिकट आ जाएगा? टिकट में दे देंगे या नहीं, वो भी भूमिका में ही तो नहीं रह जाएगा? चक्रवर्ती साहब, ये इसलिए बौखलाए हुए हैं कि ये हो क्या रहा है। अभी आज हमारे कैंडिडेट की लिस्ट आउट हो जाएगी, हम एक मंच पर इन्हें जमुना पार भेजने के लिए तैयार हैं। आईएनएलडी दोनों को देख रही होगी। आपका ये बहुत बड़ा गढ़ था,
अकबर अली जी, ये तो आशियां ही लुट गया, आप संभाल ही नहीं पाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, नेताओं को तो अपना कहीं भी पार्टी बदल, ऐसा क्यों नहीं है? दो आपके यहां से एमएलए थे, दोनों ही भागे, तो दोनों ही बीजेपी के टिकट पे लड़ रहे हैं। देखो, वोटर अपनी जगह है, अभी वोटर ने कहीं वोट नहीं डाली है। नेताओं का काम तो पार्टी बदलना ही होता है, लेकिन ये तो जनता चुनेगी कि कौन यहां से नुमाइंदा होगा और किसकी सरकार बनानी है। आप ही की पार्टी में क्यों हो रहा है कि नेता पाला बदल रहे हैं? बाकी पार्टियों में तो इतना पाला नहीं बदला जा रहा है, आईएनएलडी के ही सभी भागे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखना आप कि भाजपा में से भी कई नेता भागने शुरू हो गए हैं। वो आप दे रहे हो टिकट उनको? नहीं है। अभय सिंह ने, हमारे सुप्रीमो ने कह दिया कि हम अपने कार्यकर्ता के लिए टिकट देंगे, बाहरी के लिए कोई नहीं टिकट देंगे। तो हम अभी आप देखना कि भाजपा वाले भी कई नेता भाग करके आईएनएलडी के संपर्क में। इसीलिए टिकट तो नहीं बचा के रखे हैं कि जो भागे हुए होंगे उनको टिकट दे देंगे, क्योंकि पूरे ही नहीं पड़ रहे हैं बाकी। नहीं, पार्टी का बहुत बड़ा संगठन है, पार्टी के पास हर विधानसभा में संगठन दिख नहीं रहा है इस बार। है जी। इस बार दिख नहीं रहा है संगठन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल का जो संगठन है वो हमेशा ही पूरे हरियाणा के अंदर सब पार्टियों से मजबूत माना जाता है, और आज भी इंडियन नेशनल लोकदल उतने ही मजबूती पे है। चलिए, संगठन ही मजबूत है, पार्टी कमजोर नजर आ रही है। ये स्वराज अभियान वाले, इस बार क्या आपको शौक चढ़ा कि आपने सोचा कि हम भी इस चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाएं? देखिए, निकम्मी सरकार और विपक्ष बेकार, हमारा एक नारा है, और स्वराज की सीटी अब की बार। क्यों जरूरत पड़ी है? भाजपा और कांग्रेस में बुनियादी तौर पे कोई फर्क नहीं है। मैं समझता हूं कि भाजपा वालों ने कांग्रेस का तमाम वंशवाद अडॉप्ट कर लिया है, और दोनों पार्टियों के नेता या पहले जो कांग्रेस में रहे या इनेलो में रहे, वो आज भाजपा में हैं, और जो आज भाजपा से जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो जो है इनेलो और कांग्रेस में मतलब हरियाणा में इतने कम नेता हो गए हैं कि जिसको टिकट नहीं मिलता दूसरी पार्टी टिकट दे देती है। पार्टियां ज्यादा हो गई और नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी बदलने से। हाँ, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमने ढूंढा है जो आखिरी आदमी है, संघर्ष करने वाला आदमी है। हरियाणा में 30 लोग हमने अभी तक उतारे हैं, उनमें हर आदमी अपने तरह का संघर्ष करने वाला, लड़ने वाला, किसानों के बारे में, रोजगार के बारे में, और शराब की ठेकाबंदी के बारे में। डीजीपी के खिलाफ मधु आनंद जी जो पंचकुला से उतरी हैं, उन्होंने डीजीपी को जेल भेजने का काम किया। पैरोल पर राम रहीम के खिलाफ स्वराज इंडिया ने काम किया। स्वराज इंडिया अकेली ऐसी पार्टी है जिन्होंने अपने आप को आरटीआई के दायरे में रखा है, जिन्होंने अपने ऊपर भी लोकपाल युक्त किया है। कांग्रेस और बीजेपी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, और ये 67 साल से और कोई 97 साल से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जिला जिस वक्त आप खड़े हुए हैं, देश में नीति आयोग के मुताबिक फिसड्डी जिला है, 1 नंबर पे पिछड़ा हुआ है। क्या यहाँ का ये जिला फिसड्डी है? चलिए, जनता से पूछ लेते हैं। हाथ उठाइए सवाल पूछने के लिए, हाथ उठाइए, सवाल पूछिए। सर, मेरे सवाल ये है कि मेवात हर इंडिया में सबसे बिछड़ा हुआ जिला है, ये क्यों है? ये दोनों पार्टियों सवाल है मेरा। नेताओं से सवाल पूछा जा रहा है कि पिछड़ा हुआ जिला, सवाल पूछिए। मेवात जो है पिछड़ा जिला, 70 साल से मेवात में यूनिवर्सिटी नहीं, मेवात में पानी नहीं, नहीं नहर है, यही सड़क खूनी सड़क है जो इन समस्याओं को निपटाए। मैं कहता हूं मेवात में राज कांग्रेस का भी रहा है, इंडियन नेशनल लोकदल का भी रहा है, बीजेपी का भी है, लेकिन जो है समस्या जस की तस है। पिछड़ेपड़ का कारण यही है कि नेताओं के या सरकार के पास कोई ऐसी समस्या नहीं है जो मेवात की समस्या है। बोलिए बोलिए बोलिए। मेरा बीजेपी से सवाल है। पहली बात, आज बीजेपी के प्रवक्ता जो भी है, आज पूरे 5 सवाल पूछिए आप। पूरे 5 साल में आज देखें। पहली बात, इनकी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। अगर सबका साथ सबका विकास की बात है तो मेडिकल कॉलेज में आज भी लेडीजों का जो डिलीवरी करती है वो डॉक्टर करते हैं, लेडीज नहीं करते। एक सवाल और, इनका मुख्यमंत्री कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनका मुख्यमंत्री कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब डिंगरेहड़ी कांड होता है, 2 बहनों के साथ बलात्कार होता है और दोनों को मार दिया जाता है, तब इन्हीं के मुख्यमंत्री कहते हैं इनको शर्म आनी चाहिए कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। ये तो रमन जी बड़ी खराब स्थिति है, कहते हैं कि कानून व्यवस्था बड़ी खराब है। आप विकास के नाम पर चुनाव में गए हैं और कह रहे हैं कि इस जिले में हालत यह है कि पार्टी कोई भी आए इसके नाम ही बदलता है, इस यहां काम कुछ नहीं बदलता। देखिए, सबसे पहले अंदाजन 3500 करोड़ रुपए का
लागत करके यहाँ के काम शुरू कर दिए गए हैं। 700 करोड़ रुपए की नहर का काम, उसका डीपीआर, उसका आगे का काम शुरू हो गया। जो आपका अलवर फ्रेट कॉरिडोर है उसका काम शुरू हुआ। जो मुंबई हाईवे नया है वो भी यहाँ के थ्रू जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इस सरकार ने हुआ काम, बोल रहे हुआ। देखिए, इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो हैं वो रात रात में नहीं चालू हो जाती, लेकिन हाँ इतना जरूर है इन सारी परियोजना पे काम चालू है। कोई ऐसी परियोजना नहीं है जिसके ऊपर काम चालू ना हो। दूसरी चीज जो यहाँ आज बात कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल की बात है, चाहे वो अलग बात है, डॉक्टर नहीं है। देखिए, डॉक्टरों की अवेलेबिलिटी पूरे एक उसकी अलग व्यवस्था है, उसमें कमी पेशी आई है और वो हम मानते हैं। उसके लिए हमने अब जो नए डॉक्टर ले रहे हैं उनकी तनख्वाहें भी कम से कम 25% डॉक्टरों की दिक्कत है हरियाणा में। अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट सर्विस में आना कम लोग चाहते हैं साहब। 85,000 रुपया स्टार्ट है, 1.5 लाख रुपया सीनियर डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को है। लेकिन हरियाणा में बजट की तो कोई कमी नहीं है ना, हरियाणा का खजाना तो भरा हुआ है। बजट की कोई कमी नहीं है, ना हमने कभी किसी को रोका है। पॉइंट इतना ये है कि जो अवेलेबिलिटी है डॉक्टर्स की रूरल एरिया में आके काम करने की, वो कम है।